सकते थे और इसलिए वे स्वयं पीछे हटने लगे। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। ताओ अभी भी मेरे निकट थी, उसके चेहरे से गुस्से की जगह घृणा और उदासी टपक रही थी। पैनल पर दोबारा नजर डालने पर एक और नया मंजर दिखाई दिया। वह गोला तेजी से भागती हुई चींटियों का पीछा कर रहा था। केवल कैमरे द्वारा ही नहीं बल्कि अपनी घातक विद्युत किरण से भी। झुंड में अभी भी बची करीब 600 से 700 चींटियां धूल धूसरित की जा रही थीं। एक भी जीवित नहीं छोड़ी गई। गोला अब वापस अपनी पूर्व स्थिति में था। उसमें से अब एक विशेष यंत्र बाहर निकला और मृत देहों को कंघे की तरह काढ़ने लगा। मैं देख सकता था कि अंतरिक्ष यात्रियों में से एक अपनी सीट पर बैठकर कंप्यूटर से वार्तालाप कर रही थी। यह देखकर मुझे ताओ से पूछने की इच्छा हुई कि क्या वह इस सारे ऑपरेशन का निरीक्षण कर रही थी या नहीं। फिलहाल हाँ, क्योंकि यह काम पहले से नियोजित या सूची में नहीं था। हम इन जीवों के नमूने ले रहे हैं, विशेषकर उनके फेफड़ों के टुकड़े, जिससे उनका विश्लेषण किया जा सके। हमारा विचार है कि किसी विशेष प्रकार के रेडिएशन या विकिरणन से इस प्रकार के जीवों का अस्तित्व शुरू हुआ होगा। वास्तव में चींटियां के शरीर में फेफड़े नहीं होते, लेकिन उनके अचानक दैत्याकार होने का तार्किक कारण केवल ताओ बीच में ही रुक गई। कैमरा फिर से दिखा रहा था कि पुरुष गण गोले की तरफ इशारे करते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाएं फैला रखी थीं और वे सब धरती पर गिरकर दंडवत प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने बार बार इस प्रक्रिया को दोहराया। क्या वे लोग इस विमान को देख सकते हैं? मैंने पूछा। नहीं, हम लोग 40,000 मीटर की ऊंचाई पर हैं और फिर हमारे और इस ग्रह के बीच बादलों की 3 चादरें भी हैं। दूसरी तरफ वे लोग हमारे सैटेलाइट को देख सकते हैं और मेरा ख्याल है कि अपने इन हाव भावों और संकेतों से वे हमारे प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। शायद वे लोग इन गोलों को ईश्वर समझ रहे हैं, जिसने इन्हें इस विनाश से बचाया। ऐसा संभव है? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अभी क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? आपको यह सब बताने में मुझे काफी समय लगेगा, मिशेल, खासकर इसलिए क्योंकि फिलहाल विमान में काफी सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं। लेकिन संक्षेप में इस विषय में मैं आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकती हूँ।